Dear students, welcome once again to our online channel for studies. तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हम स्ट्रट्स के बारे में आपको थ्योरेटिकल बातें बताई थी कि हम कैसे स्ट्रट को कितना लोड कैरी कर सकता है उसके बारे में, और कितना उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताया था। तो हमने उस टाइम उसके न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, आज के सेशन के अंदर स्ट्रट्स के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअली लोडेड स्ट्रट होता है, तो उसके लिए वो कितना लोड कैरी कर सकता है। तो उसके लिए ये सिंपल फॉर्मूला लिखा है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी दैट इज इक्वल टू सिग्मा AC इंटू ए। तो ए की वैल्यू तो जो उसकी कांस्टेंट है, एरिया की जो मेंबर है कंप्रेशन मेंबर, ए इज फिक्स्ड, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल है दैट इज सिग्मा AC। उसके अंदर जो जो उसकी परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है इट वेरीज। तो जो ये वैल्यू है सिग्मा AC की डिपेंड्स ऑन इट्स सिलेंडरनेस रेशियो। तो जो सिलेंडरनेस रेशियो होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जो आपने पढ़ा था जैसे, तो जो सिग्मा AC की वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। तो जैसे जैसे सिलेंडरनेस रेशियो हमारी बढ़ती चली जाती है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जितना ही सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम होगी, सिग्मा AC की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो उसके लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी कि एक टेबल भी हमारे पास है। डायरेक्ट फार्मूले में पुट करके हम उस टेबल से सिग्मा AC की वैल्यू को इंटरपोलेट करके उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे स्ट्रट्स हैं, आपको रिवाइज कराने के लिए मैं फिर बता देता हूं कि जो स्ट्रट्स मैंने आपको बताए थे दे वर कंपोज्ड ऑफ ए कंटिन्यूअस स्ट्रट, इनकंटिन्यूअस स्ट्रट विद सिंगल एंगल विद वन रिविट, मतलब उसके अंदर जो एंड्स हैं दे आर कनेक्टेड विद वन रिविट, कनेक्टेड विद मोर देन वन रिविट, डबल एंगल, discontinuous angle, double angle placed on both sides of the gusset plate, placed on same side of the gusset plate। तो उन सभी के अंदर जो वेरिएबल चीज थी वो उसकी इफेक्टिव लेंथ थी। तो जो नंबर ऑफ रिविट्स के ऊपर उसकी इफेक्टिव लेंथ भी वेरी करती है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी स्ट्रेस भी वेरी करती है। तो वो सारे के जो फार्मूले हैं ये सभी आपको कोड में भी दिए हुए हैं। तो जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो आपको कोड मिलेगा एग्जाम के अंदर, उस कोड की मदद से आप इस सभी फॉर्मूलों को देख सकते हैं। और वैसे अगर आप याद भी कर लें तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। तो जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है, जैसे सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट ISA 150 mm into 150 mm into 12 mm at the rate of 266.8 Newton per meter is 3.5 meter long. Calculate the safe load carrying capacity of the section if it is connected by one rivet at each end, it is connected by two rivet at each end, it is connected by three rivet at each end। तो इसके अंदर जैसे बताया गया कि एक रिविट से है कनेक्शन, दो रिविट से है, तो उसके अंदर उसकी इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस भी चेंज हो जाती है। तो सिंपल आपको इसके अंदर सिग्मा AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। एंगल का जो एरिया है सेक्शन का वो तो हम स्टील टेबल से देख ही सकते हैं। तो सिर्फ आपको सिग्मा AC की वैल्यू निकालनी है और एरिया से गुणा करना है, तो हमारे पास उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ सकती है। तो जैसे दिखाया गया, ये आपको सिंगल एंगल आपने ले लिया, इसका सबसे पहले आपने एरिया लिख दिया, भाई ये एरिया है, ये आपको इसका एरिया ये पता है। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, इस सेक्शन का RXX RYY आपको पता है, RUU RVV पता है, ये आपको पता है, रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको RXX RYY RUU RVV सब पता है, RUU RVV सब पता है आपको। तो उसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू थी, तो मिनिमम वैल्यू किसकी थी इसके अंदर, RVV की। तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि अगर हमारे पास
अगर इक्वल एंगल होता है, मैन इट द एंगल इज इक्वल, तो उसके अंदर चारों की वैल्यू देखते हैं, आर एक्स एक्स आर वाई वाई के बराबर होगी, आर यू यू और आर वी वी में से जो मिनिमम होगी दैट विल बी टेकन। अदरवाइज अगर हमारा सेक्शन अगर अनइक्वल होता है तो उसके अंदर हम आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से जो मिनिमम होती है रेडियस ऑफ जायरेशन की वो वैल्यू हम ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर ये जो कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस हैं, ये हमें कोर से देखनी है। जब हमारा सिंगल एंगल कनेक्टेड विद वन रिविट, ये वन रिविट के साथ कंडीशंस है, तो उसमें इफेक्टिव लेंथ वही रहेगी जो एक्चुअल लेंथ है इसकी, और अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी हम 0.8 से रिड्यूस कर देंगे, 0.8 टाइम्स हो जाएगी। तो इफेक्टिव लेंथ आपको पता है सेम रहेगी, वही 3500 mm जो एक्चुअल लेंथ दे रखी थी 3500। स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर दिया आपने, इसे डिवाइड कर दिया, 180 से कम होनी चाहिए, बस ये हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ गई। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब हम इसको जो टेबल थी उससे इसको हम इंटरपोलेट कर देंगे। हमारी वैल्यू 119.45 है और हमारे पास टेबल में वैल्यू है 110 और 120 की, तो 110 और 120 से इसको हम इंटरपोलेट कर देंगे। आपको इंटरपोलेशन का मेथड पता ही है, कॉलम के चैप्टर में भी बताया था। तो ये हमारी वैल्यू जो है सिग्मा एसी की वैल्यू 110 की है और ये 120 है, तो घट रही है जैसे वैल्यू 72 से 64 हो रही है। और ये हमारी वैल्यू जो सिग्मा एसी की वैल्यू हमें चाहिए जो हमारे पास ये सिलेंडरनेस 119.45 है, लगभग मतलब 120 के बराबर होगी। तो 120 की वैल्यू जो है 64 है, तो 119 की लगभग 64.34, ये हमने इंटरपोलेशन निकाल दिया 64.44। इसको फिर हमने रिड्यूस भी कर दिया सिग्मा एसी की वैल्यू को 0.8 इंटू में सिग्मा एसी। इस तरीके से हमने 0.8 से गुणा कर दिया, हमारे पास सिग्मा एसी की वैल्यू आ गई। एरिया आपने निकाल ही रखा था पहले, टेबल से लिया हुआ था, इसे गुणा कर दिया, हमारे पास इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई। अब आपको दिया है व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय टू रिविट्स, तो जब हम दो रिविट से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ये एंड कंडीशंस इसकी बदल जाती है, इफेक्टिव लेंथ बदल जाती है। इफेक्टिव लेंथ आप देख सकते हैं L इज इक्वल टू 0.8 L। तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ जो इफेक्टिव लेंथ रहेगी उसको हमने 0.8 से गुणा कर देना है, और जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो सेम रहेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे आपने 0.8 से गुणा कर दिया इसको, ये हमारे पास इसकी इफेक्टिव लेंथ आ गई। रेडियस जायरेशन आपको पता ही था पहले ही, उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या नाम है स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इट इज इक्वल टू 101.53। तो हमें 100 और 110 के बीच में इंटरपोलेट कर देंगे। इंटरपोलेशन आपको मेथड पता ही है, ये हमारे पास सिग्मा एसी की वैल्यू आ गई। तो सिग्मा एसी को एज इट इज रखना है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज रख दिया जितनी वैल्यू आई थी। एरिया हमें पता था, गुणा कर दिया, तो ये हमें ये पता लग गया कि भाई इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी है। तो इसमें 272 किलो न्यूटन आई, उसमें आई 178। तो अब आप देख सकते हैं कि एंड कंडीशन से कितना फर्क पड़ सकता है। अब इसके बाद हमारे पास 3 रिविट, तो हमें पता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी रिविट लगी हो तो उसके अंदर एंड कंडीशंस वही रहती है। तो इसलिए जब 2 से 2 में जितनी हमारी वैल्यू आई उतनी हमारी वैल्यू 3 में भी रही। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो इस तरह से एग्जांपल और देखते हैं, हमारा सिंगल एंगल का था, अब हम डबल एंगल का देखते हैं। डबल एंगल में क्या होता है, ए डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट ISA 125 into 95 into 10 mm was with longer leg connected back to back on both sides of the gusset plate 10 mm thick with 2 rivets. The length of the strut between the center of the intersection is 4 meters. It with safe load carrying capacity. Assume tacking rivets have been provided. Take yield stress of the steel 250. तो इस तरीके से हमारे पास डबल एंगल दे दिया, तो ये सभी चीजें वो डबल एंगल की हमें पता है, सारी चीजें हमने इसके अंदर फ्रॉम द स्टील टेबल एक ISA की ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, IXX, IYY, CXX, CYY। तो अब क्योंकि ये इसके अंदर थोड़ा सा ये जो सवाल है हमारा, इट इज लिटिल बिट टिपिकल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिंगल एंगल की प्रॉपर्टी तो है RXX, RYY, RUU, RVV, लेकिन ये हमारा अनइक्वल एंगल है वैसे तो। लेकिन अब इसके अंदर ये डबल एंगल हो गया, तो डबल एंगल आपने लगा दिया, तो डबल एंगल और ये गसेट प्लेट लगा दी। तो गसेट प्लेट लगाने की वजह से क्या हुआ, ये हमारा एक बिल्टअप सेक्शन बन गया। तो इस बिल्टअप सेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं इसका अब IXX और IYY बदल जाएगा, क्योंकि बिल्टअप का IXX और IYY अलग होगा इंडिविजुअल से। तो ये हमारे पास कंबाइंड की ये IXX है और ये कंबाइंड की IYY है।
आप देख सकते हैं ये इसकी कंबाइंड की आई एक्स एक्स और ये कंबाइंड की आई वाई वाई। तो हमें इसके अंदर कंबाइंड का आई एक्स एक्स निकालना पड़ेगा और कंबाइंड का आई वाई वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इंडिविजुअल की पता है, हमारे पास इसके अंदर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें पता है क्या होती है, उसके हिसाब से हम इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालेंगे। तो लेकिन जब आपको पता है कि जो ये हमारे पास जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो है हमारे पास, इसका कंबाइंड का भी आई एक्स एक्स वहीं से पास कर रही है और टोटल की भी वहीं से पास कर रही है। तो इसके अंदर हमें इसके अंदर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई एक्स एक्स के अंदर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सीधा एरिया ऑफ सेक्शन ले लिया और आई एक्स एक्स निकालने के लिए जो इंडिविजुअल का था उसको 2 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास आई एक्स एक्स आ गया। अब आर एक्स एक्स निकाल दिया, आई एक्स एक्स अपोन ए, तो हमारे पास आई एक्स एक्स आर एक्स एक्स की वैल्यू आ गई पूरे कंबाइंड सेक्शन की। अब हम आई आर वाई वाई निकालेंगे। तो आर वाई वाई के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आर वाई वाई है हमारे पास, ये कंबाइंड की यहां से जा रही है, इंडिविजुअल की एक यहां से जाएगी और एक यहां से जाएगी। हमें चाहिए इसके अबाउट। आई एक्स एक्स के केस में नहीं था, आई एक्स एक्स केस में कंबाइंड की भी यहीं से थी और इंडिविजुअल की भी यहीं से थी, तो इसलिए उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन इसके अंदर हमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हमने क्या किया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर दिया। तो इसके अंदर सेल्फ का मूव इनर्शिया प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर आपने क्या किया, पहले जो सेल्फ का था इसको 2 से गुणा कर दिया, ये हमारे पास सेल्फ आ गया। अब इसके बाद आपने क्या किया, सारे को 2 से गुणा करना है, प्लस में ए वाई स्क्वायर, ये आपने किया ना, जो इसके अंदर ये दे रखा है 2.44, ये आप यहां से देख सकते हैं पीछे से, ये हमारे पास ये जो है ये वैल्यू है, ये वाली, ये देखिए सी वाई ये दे रखा है 2.44, ये हमने पहले ही निकाला हुआ है सी वाई, वहां से स्टील टेबल से हमने पहले ले लिया था। तो हमने क्या किया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल दी। तो हमारे पास सी वाई वाई ये हमने निकाल दिया, इसका आई वाई वाई ऑफ द कंबाइंड सेक्शन। तो आपको ये पता ही है क्या तरीका होता है इसका निकालने का। तो हमने सेंटर से लिया है, तो ये हमारे पास 2.39 था डिस्टेंस, और हमने क्या किया, जो क्या नाम है, जो गसल प्लेट थी उसके सेंटर से लेना, तो उसका आधा कर दिया, तो हमारे पास 2.44 आ गई। तो इस तरीके से आपने आर वाई वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ये हमारे पास वैल्यू होगी 3.7 सेंटीमीटर, मतलब 37 सेंटीमीटर। अब आपने आर एक्स एक्स निकाल रखी थी, आर वाई वाई आ गई, तो इनमें से जो मिनिमम होगा दैट विल बी टेकन। तो आपने देखा इसके अंदर जो हमारे पास ये मिनिमम ये वैल्यू है 37 mm। तो आपने क्या किया, स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर दिया, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, तो हमारे पास स्लेंडरनेस की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपने इंटरपोलेट करके सिग्मा एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी और फिर उसको हमने एरिया से गुणा कर दिया, तो हमारे पास इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई। तो इसके अंदर सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास इस तरह का जो सेक्शन होता है, इसके अंदर की ये जैसे दिखाया गया है, ये अलग अलग सेक्शन है, तो हमें इसके अबाउट चाहिए। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो आपके पास स्टील टेबल्स हैं, उन स्टील टेबल्स के अंदर इस तरह के कंबाइंड सेक्शंस भी दिए हुए हैं, जिसके अंदर की बीच की जो गसट प्लेट है उसकी थिकनेस भी अलग अलग से वेरी की गई है। तो आप स्टील टेबल देखेंगे तो उसके अंदर आपको कंबाइंड सेक्शन की भी, कंबाइंड सेक्शन का भी आर एक्स एक्स और आर वाई वाई मिल जाएगा स्टील टेबल में, उसके अंदर विद द डिफरेंट गसट प्लेट इन बिटवीन। तो अगर मान लिया गसट प्लेट ना हो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 वाली भी है और अलग अलग गसट प्लेट से भी है। तो आप जो जब एग्जाम में सवाल करेंगे तो एग्जाम में सवाल करते वक्त आपको प्रोसीजर यही दिखाना है जैसे आपको दिखाया गया है, लेकिन आप इस तरीके से करने के बाद अपने आंसर को आप उस स्टील टेबल की वैल्यू से चेक कर सकते हो कि जो आपने
RXX और RYY की वैल्यू निकाली है वो ठीक है या गलत है, क्योंकि उस स्टील टेबल के अंदर ये वैल्यू डायरेक्ट भी दे रखी है। तो आपको यहां से चेक करना है, यहां से इस फार्मूले से आपने जो तरीका दिया है यहां से आपने इसको कैलकुलेट करना है। RXX आपको सीधा आ जाएगा, RYY इस तरह से निकालना है बाय यूजिंग दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आप उससे मिलाकर देखेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये सवाल हम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसके अंदर घबराना नहीं है, सिर्फ आपको चेक आपके पास अवेलेबल है, आप पहले खुद निकालिए, फिर उस स्टील टेबल से डायरेक्ट चेक करिए कि भाई ये आपका जो आंसर है वो ठीक है गलत है, और आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। इसके साथ एक एग्जाम्पल और है। अब इसके अंदर हमने वही सभी चीजें ली हैं, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है कि इसके अंदर टू एंगल्स कनेक्टेड द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, तो सेम साइड गसेट प्लेट के कनेक्ट किया तो उसका मतलब उसके अंदर गसेट प्लेट की थिकनेस 0 हो जाएगी, सिर्फ यही फर्क है बस। तो उसके अंदर हम उसी तरीके से ही करेंगे। सारी चीजें आपको दे रखी हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज आपने स्टील टेबल से ले ली। CXX CYY ले लिया, ये इक्वल एंगल है, CXX CYY निकाल लेंगे आप इसके अंदर, और इसके अंदर आप इसके अंदर ये इफेक्टिव लेंथ वही रहेगी, अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0.8 हो जाएगी। बाकी सभी चीजें वही करेंगे उसी तरीके से हम। इसके अंदर इफेक्टिव लेंथ ले ली, एरिया निकाल दिया आपने, और फिर उसके बाद पहले हम RXX की वैल्यू निकालेंगे। तो ये पहले इन्होंने IYY निकाल दिया। IYY निकालने के लिए वही तरीका है, इसके अंदर सेल्फ एरिया प्लस में 2 से गुणा कर दिया, एरिया इंटू में स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास ये डायरेक्ट दे ही रखा है हमने, तो इसको हमने सीधा एरिया अपना सेल्फ कर लेंगे इंटू में एरिया गुणा में स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। तो ये हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपने अप्लाई कर दी। अब इसके अंदर डायरेक्ट क्योंकि बीच में प्लेट नहीं है तो सीधा ये डिस्टेंस हो जाएगा जो ये दिया है। तो डिस्टेंस ले लेंगे हम और RYY की वैल्यू निकाल देंगे। इसी तरह से RXX की वैल्यू निकाल देंगे आप। RXX की वैल्यू आ गई हमारे पास, IXX बाई A कर दिया सीधा आपने, ये हमारे पास RYY की वैल्यू आ गई। ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। इसको आप मैंने जैसे बताया पिछले उसमें कि आप इसको चेक कर सकते हैं, जो आपके पास स्टील टेबल दी है कि जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है ये ठीक है या गलत है। तो अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो वैल्यू हम ले लेंगे, और मिनिमम लेने के बाद इसके अंदर सिर्फ स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे L ओवर R मिनिमम। ये हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ गई। तो जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को फिर हम इंटरपोलेट करेंगे, और इंटरपोलेट करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आई है, इंटरपोलेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट, ये वैल्यू आपने ले ली और इसको हमने सिर्फ एरिया में पता था एरिया से गुणा कर दिया। इसको आपने इसको रिड्यूस भी कर दिया, सेम लेंथ वही रखी है, मतलब चीजें वही है, इफेक्टिव लेंथ और सिग्मा AC, इन दोनों का ध्यान रखना आपने बस। और ये सिग्मा AC की वैल्यू आ जाएगी, एरिया से गुणा कर देंगे, हमारे पास लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये सवाल इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो डिजाइन के हैं। तो डिजाइन के अंदर दोस्तों सिर्फ फर्क क्या है कि सिर्फ आपको 2 स्टेप्स इसके अंदर फालतू करने हैं बस, बाकी आगे का स्टेप्स हमारे यही रहेंगे जैसे आपको लोड निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें उसके अंदर सेक्शनल एरिया निकालना है, कितना एरिया चाहिए हमें, और एरिया निकालने के बाद फिर उसको स्टील टेबल से आपको एक सूटेबल एरिया सेलेक्ट करना है, और उस सेलेक्ट करने के बाद फिर उसकी एंड कंडीशंस के हिसाब से ये चेक करेंगे कि कितना लोड वो ले सकता है। तो जो लोड जो है उस पर जो आना चाहिए वो जो इतना लोड लगने की कैपेसिटी, जितना उस पर लोड लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा आनी चाहिए। सिर्फ यही चीजें हैं, बाकी जो सभी जो आपने काम किया वही सब वही है। ये दिखा रखा है डिजाइन ए सिंगल एंगल, हमें सिंगल एंगल डिजाइन करना है फ्रॉम ट्रस लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 1.75 एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड इतना। डिजाइन एज्यूम द कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड चेक फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रेस अंडर द गिवन लोड। हमें चेक करना है बस। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ वही काम करना है। लोड आपको दे रखा है, इफेक्टिव लेंथ आपको दे रखी है, स्ट्रट कंपोज्ड ऑफ सिंगल एंगल सेक्शन। तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमने परमिसिबल स्ट्रेस को 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर मान लिया, ये जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस है वो 80 है। लोड को डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास सेक्शनल एरिया आ गया 12.50 हमारे पास
इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि जो टेबल है हमारे पास उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। अब आपको एक सिंगल एंगल चूज करना है जिसका एरिया इससे ज्यादा हो, तो अब आपने ये सिंगल एंगल सेलेक्ट किया, इसका एरिया 80 × 10 और इसका जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया 15.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास इक्वल एंगल है, तो इक्वल एंगल में जैसे मैंने आपको बताया था आर एक्स एक्स, आर यू यू, आर वी वी सभी निकालेंगे। तो इनमें से जैसे आपने देखा कि इसके अंदर लिस्ट ऑफ द आर यू यू एंड आर वी वी, तो आर वी वी की वैल्यू मिनिमम है 1.55 मतलब 15.5 होगी। तो हमारे पास इसकी जो इफेक्टिव लेंथ ली थी, इफेक्टिव लेंथ वही ले लेंगे हम जो आपको दे रखी है 1750। तो 1750 को आपने 15.5 से भाग दे दिया एल और आर, हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो आ गई 112, ये आ गई 180 से कम होनी चाहिए तो 112 है। तो हम 112 को इंटरपोलेट करके इसकी वैल्यू को 110 और 120 के बीच में इसकी वैल्यू को हम सिग्मा एसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। तो अब आपने 112 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर दी, हमारे पास इसकी सिग्मा एसी की वैल्यू आ गई, एरिया से गुणा कर दिया तो इसकी कैपेसिटी इतनी आ गई। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 104 किलो न्यूटन, 104.868। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर कितना लोड लगा हुआ था, एक्सियल लोड कितना था हमारे पास इसके अंदर 1 × 10⁻⁵ इसके ऊपर लोड लगा हुआ था, मतलब 100 किलो न्यूटन लोड लगा था। और ये हमारा सेक्शन कितना लोड ले सकता है 104, तो इट मींस इट इज सेफ। तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन डिजाइन हो गया। तो यही स्टेप्स हैं सिंपल, बाकी के स्टेप्स वही हैं, शुरू में 1-2 स्टेप आपको फालतू करने हैं। इसी तरह जब आपको डबल एंगल सेलेक्ट करना है, उस पर 160 किलो न्यूटन का लोड लगा, प्लेस बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट विद 10 mm थिक। तो गसेट की प्लेट की थिकनेस 10 mm है और लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 2 mm। तो इस तरीके से आपने सेक्शन बना लेना। ये सेक्शन आपको दे रखा है, गसेट प्लेट लगी हुई है, सेम साइड पे लगी हुई है, तो सेम साइड पे लगी है तो इसमें बीच में कुछ नहीं है, तो सिर्फ आपको उसके अंदर सेक्शन को चूज करना है डबल एंगल। तो सारी कंडीशन आपको दे रखी है, 2i ऐसे लगा, इफेक्टिव लेंथ वही रहेगी और अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर देंगे 0.8 से। तो सबसे पहले आपने लोड कैलकुलेट किया, हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेक्शन चाहिए। तो अब आपने क्या किया, जो आपने सेक्शन चूज किया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए आपने, तो फ्रॉम द स्टील टेबल चूज ए सेक्शन 2i से हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनका दोनों का कंबाइंड एरिया जो है 2i से 100 इंटू में 100 इंटू 75 इंटू 6, तो एक का एरिया 10.14 है तो दो का 20.28 हो जाएगा। तो अब आपने इस सेक्शन का आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकाल लिया, तो ये हमारे पास अनइक्वल एंगल है, लॉन्गर लेग कनेक्टेड है। तो इस तरीके से वही जो सारा प्रोसीजर उसको फॉलो करते हुए आपने इसका निकालना है। पहले आई वाई वाई निकाल दिया, आई वाई वाई सेल्फ एरिया प्लस में ए इंटू वाई स्क्वायर, तो वही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर दिया आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस प्लस एरिया इंटू में वाई स्क्वायर। तो वाई आपने यहां से निकाल लिया स्टील टेबल से, ये आपने ये देख ली थी वैल्यू इसकी, सी वाई की वैल्यू आपने स्टील टेबल से निकाल ली थी। ये सी वाई बोलते हैं, ये आर एक्स एक्स नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से आपने आर वाई वाई की वैल्यू निकाल दी और फिर उसके अंदर से देखा भाई मिनिमम कौन सा इसके अंदर वैल्यू, तो मिनिमम आपने देखा कि ये वैल्यू आई हमारे पास 28.2। तो आपने इसकी स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर दिया, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, लेंथ डिवाइडेड बाय आर, सॉरी लेंथ डिवाइडेड बाय आर, एल बाई आर, ये सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ गई। और फिर आपने इंटरपोलेट करके सिग्मा एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। सिग्मा एसी को आपने एज पर कंडीशन आपने इसको रिड्यूस कर दिया, ये हमारे पास स्ट्रेस आ गई परमिसिबल स्ट्रेस, एरिया से गुणा कर दिया तो हमारे पास वैल्यू होगी 180.04 किलो न्यूटन। उस पर लोड लगा हुआ था हमारा 160 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब ये कि जो सेक्शन है हमारा, इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग दिस लोड। 160 का लोड लगा है,
180 इसके ऊपर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल दोनों एक ही टाइप के सवाल हैं, चाहे आपको लोड कैलकुलेट करना है चाहे आपको डिजाइन करना है। तो डिजाइन में सिर्फ 2 स्टेप्स फालतू हैं, सिर्फ आपको पहले परमिसिबल स्ट्रेस डिवाइड करके एरिया निकालना है, उस एरिया के हिसाब से आपको सिंगल डबल जो भी सेक्शन दिया है उस सेक्शन का, उस एरिया से बड़ा सेक्शन आपको चूज करना है, और चूज करने के बाद फिर उसकी एंड कंडीशंस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को इंटरपोलेट करते हुए सिग्मा एसी की वैल्यू निकालने के कितनी परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेस आती है और उसको आपने एरिया से गुणा कर देना है। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल से सवाल है, दोनों एक ही टाइप के सवाल हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमूमन सिंगल एंगल का आता है, कई बार डबल एंगल का भी आ जाता है। तो सिर्फ ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद फिर आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर हम इसके सेक्शंस, उसके बाद इसका क्या नाम है, जॉइंट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं। इतना लोड लगा हुआ है तो उसके बाद रिविट वैल्यू निकाल के या लेंथ ऑफ द वेल्ड पर एमएम निकाल के हम इसका वेल्डिंग डिजाइन भी कर सकते हैं एंड के ऊपर, या कितने रिविट लगेंगे वो सब भी कर सकते हैं, लेकिन इट विल बिकम वेरी लेंथी। तो इसलिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि हमने सेक्शन को चूज कर दिया है। तो हमारा न्यूमेरिकल भी आमतौर पर इतना ही आता है कि भाई सेक्शन चूज कर दिया आपने, और इस सेक्शन के हिसाब से ये हमारा सेक्शन सेफ है या नहीं है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आई होगी अच्छे से। लेकिन इसके अंदर जो ये वीडियो मैंने आपको बताई है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जब तक आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 5-7 सवाल जब तक आप खुद इसके घर नहीं करेंगे, जब तक आपको ये इसके अंदर जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो इसका सबसे तरीका यही है कि आपको सबसे पहले इसको खुद करना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।